सो हम लोग देख रहे थे हीट कैपेसिटी के बारे में, सीपी सीवी ये सब के बारे में देख रहे थे। अच्छा, एक बात है, अभी हम थोड़ा सा डीपली चलेंगे, है ना। अब देखो, नीट और जेई मेंस लेवल ऑलमोस्ट हो गया फर्स्ट लॉ, लेकिन बात ऐसे यहाँ तक सिर्फ जानने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि इसका गामा 5/3 कैसे हुआ। अच्छा, एक करेक्शन है, फॉर डाई एटोमिक गामा इक्वल टू होता है 7/5, है ना, 7/5। तो अगेन इसको करेक्शन कर लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/5 - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बोलो 7/5 - 1 मतलब क्या होगा, 7 - 5/5 मतलब 2/5, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/2, ठीक है। वो अभी कर लेना, इसके बाद फिर CP - CP करके, है ना। तो 5/2 होगा R/7/5 - 1, क्योंकि R गामा -1 था, तो R/7/5 - 1, सो क्या होगा बोलो 7 - 5/5 माने 2/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5/2। तो CP क्या होगा, CP प्लस R होगा, है, तो 5/2 प्लस R, तो क्या होगा 7R/2, ठीक है ना। तो इस तरीके का कैलकुलेशन, ये हमने गलत कर दिया था, है ना। ये गामा इक्वल टू क्या होगा 7/5। अब बात ऐसा है कि हमें और याद फिर नहीं रखना पड़ेगा, हम कुछ सीखेंगे, है ना, जिससे कि गामा का वैल्यू भी याद ना रखना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ाया था। इंटरनल एनर्जी क्या था बोलो, हर एक सिस्टम का एक खुद का एक एनर्जी रहता है, उसको मैंने E से रिप्रेजेंट किया था। देखो, इंटरनल एनर्जी को U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अभी तक जो डिस्कस किया था थोड़ा ऊपर हल्का हल्का, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स नाम सुनते ही तुम लोगों को मतलब थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आसान लेवल पढ़ा दिया पहले, फिर इसके बाद हम डिटेल्स चलेंगे। एंथैल्पी का भी हम डिटेल्स पढ़ाएंगे, है ना। क्लियर इतना? चलो, आज हम इंटरनल एनर्जी का डिटेल्स पढ़ेंगे और CP CB का भी थोड़ा थोड़ा और डिटेल्स, डेरिवेशन, थोड़ा डेरिवेशन कर लेंगे, है ना। तो जो पढ़ा था यहाँ तक, फिर उसके बाद हम इसका डिटेल्स पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, और रिवीजन भी होते चलेगा, है ना। चलो देखो, फर्स्ट हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी का डिटेल्स डिस्कशन, मैंने इसके बाहर और होता नहीं है, ठीक है ना। देखो, इंटरनल एनर्जी इसको E और U देखिए रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, हमें सब पता होना चाहिए कि E, मैंने E पढ़ाया, मान लो सीट में U दिया है तो घबरा जाओगे, तो जरूरत क्या है, मैंने पहले E देके पढ़ाया, अब मैं U देके पढ़ाऊँगा, क्लियर चलेगा ना, सिंपल है बहुत। अच्छा, अब ऐसा है, ये सब पता है कि ये हर सिस्टम का एक एनर्जी होता है। अब U क्या है, फॉर गैसियस सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना। तो मैंने अभी U से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि E से ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है ना। ओके, अब देखो, फॉर गैसियस सिस्टम, है ना, आराम से समझना। फॉर गैसियस सिस्टम, है ना, हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन मैंने इसीलिए पहले आसान लेवल मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ। U इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस, है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस, है ना, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और क्या हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी, डॉट डॉट, ऐसा बहुत सारा हो सकता है।
क्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सीधा बात है, इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर खुद का जो एनर्जी होता है ना, द एब्सोल्यूट, ये सब पता है तुम्हें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U cannot be determined। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए या बहुत हाई फाई, ऐसा भी नहीं है। देखो पहले कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, इस जो पहले पढ़ा दिया उसका फिर थोड़ा डिटेल्स पढ़ाएंगे। शुरू में ये पढ़ा देते तो तुम्हें डर जाता तुम, ठीक है ना। अब देखो ठीक से, बट ये चीज़ पहले भी बोला, बट द चेंज इन U इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। ये पहले से ही बोला है कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, जैसे मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा है कि एक पार्टिकल का हम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट स्पीड या वेलोसिटी नहीं निकल सकते, तो काइनेटिक एनर्जी तो दूर की बात है। क्लियर? तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट हम नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। ये बात क्लियर सबको? अब देखो, टोटल इंटरनल एनर्जी U दैट इज इक्वल टू, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि U ट्रांसलेशनल प्लस U रोटेशनल, है ना, U ट्रांसलेशनल मोशन प्लस U वाइब्रेशनल मोशन, है ना, प्लस U रोटेशनल मोशन, है ना। पहले रोटेशनल ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल लिख देता हूँ, ट्रांसलेशनल फिर रोटेशनल मोशन, फिर वाइब्रेशनल मोशन, और फिर इलेक्ट्रॉनिक चेंज, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, ये भी लिख सकता हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अब ऐसा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी, है ना, ये जो है इसका कंट्रीब्यूशन कैसे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी। बार बार बोल रहा हूँ, घबराने का नहीं है। इजी लेवल में पहले पढ़ा चुका हूँ, जो नीट लेवल हो सकते हैं या बोर्ड लेवल हो सकते हैं ना। अब थोड़ा हम डीपली जाएंगे। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी अब किसका ज़्यादा होता है, ट्रांसलेशनल का ज़्यादा, रोटेशनल का ज़्यादा, वाइब्रेशनल का ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा? तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा होता है, देन वाइब्रेशनल होता है, फिर उसके बाद होता है रोटेशनल, फिर उसके बाद होता है ट्रांसलेशनल, उसके बाद होता है, बोलो, ट्रांसलेशनल। पहले इलेक्ट्रॉनिक, फिर वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल, और फिर ट्रांसलेशनल। बट अगर टेम्परेचर चेंज किया गया, बट इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड, अगर टेम्परेचर चेंज किया गया, देन इफ टेम्परेचर इज चेंज बाय, मान लो डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज होता है तब, लेकिन उल्टा हो जाता है, तब ट्रांसलेशनल का ज़्यादा होता है, देन रोटेशनल, देन वाइब्रेशनल, देन इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना। तब क्या होगा, डेल यू चेंज, बोल रहा हूँ, चेंज हुआ अगर, तो डेल यू ट्रांसलेशनल तब ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद होता है रोटेशनल, फिर उसके बाद होता है वाइब्रेशनल, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉनिक। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक को कंसिडर ही नहीं किया जाता है, नॉट कंसिडर, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक को कंसिडर नहीं किया जाता।
और वाइब्रेशनल को हम मॉडरेट में नहीं करते लेकिन हाई टेम्परेचर में कंसिडर करते हैं, है ना। तो समझ आ रहा है, वाइब्रेशनल को कब कंसिडर करते हैं? कंसिडर्ड एट हाई टेम्परेचर, कंसिडर्ड एट हाई टेम्परेचर, कंसिडर्ड एट हाई टेम्परेचर। और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को कंसिडर एट मॉडरेट टेम्परेचर, कंसिडर्ड एट मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर में कंसिडर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि भाई देख, है ना, थोड़ा डिटेल्स अगर पढ़ लिया तो आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। थोड़ा आराम से देखना, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जो इंटरनल एनर्जी है तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है बोलो? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, फिर इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। अब ऐसा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बार बार बोल रहा हूँ। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर एक पार्टिकल का मोशन ही, एब्सोल्यूट मोशन ही नहीं निकाल सकते या एब्सोल्यूट स्पीड नहीं निकाल सकते तो हम एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकाल ले? इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन क्या है बोलो, इसका चेंज हम कर सकते हैं। बिल्कुल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। ओके, चलो अब टोटल इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू, ये भी हो सकता है कि क्या बोलो, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन और ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ऐसा भी बोल सकते हो। अब ऐसा है कि कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था इलेक्ट्रॉनिक, फिर वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल, फिर ट्रांसलेशनल। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तब क्या होता है? तब उल्टा हो जाता है, ट्रांसलेशनल का ज़्यादा होता है, फिर रोटेशनल, फिर वाइब्रेशनल और फिर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक को तो बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया जाता है, इतना कम होता है कंट्रीब्यूशन। वाइब्रेशनल का मॉडरेट टेम्परेचर में कंसिडर नहीं किया जाता है। क्या बोला? नॉट कंसिडर्ड एट मॉडरेट टेम्परेचर, नॉट कंसिडर्ड एट मॉडरेट टेम्परेचर। ओके, लेकिन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को मॉडरेट टेम्परेचर में हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? इतना क्लियर सबको? थोड़ा आगे बढ़ो, इतना क्लियर? चलो मैं ये बोल सकता हूँ इस पॉइंट के बाद, यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। ओके, देखो, सो डेल यू टोटल जो चेंज दैट इज इक्वल टू डेल यू ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस डेल यू ड्यू टू रोटेशनल। वाइब्रेशनल नहीं लिख रहा हूँ, इफ इट इज मॉडरेट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलो? मॉडरेट टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज मॉडरेट, टेम्परेचर इज मॉडरेट, अगर मॉडरेट टेम्परेचर हो गया तो वाइब्रेशनल को हम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन इसी डेल यू दैट इज इक्वल टू डेल यू ड्यू टू ट्रांसलेशनल, डेल यू ड्यू टू रोटेशनल प्लस डेल यू ड्यू टू वाइब्रेशनल। अब कब? इफ द टेम्परेचर इज हाई, इफ द टेम्परेचर इज हाई। इतना चीज़ क्लियर? और वो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, इट इज एन एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, ये सब पता है ना। इंटरनल एनर्जी क्या है बोलो? स्टेट फंक्शन, है ना, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तब लिखा दिया था मैंने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। क्लियर सबको? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के वजह से जो हुआ था इंटरनल एनर्जी चेंज, उसको नहीं लेना है। किस किस के वजह से लेना है? वाइब्रेशनल के वजह से जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर में नहीं होता है, हाई टेम्परेचर में कंसिडर किया जाता है। एकमात्र ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जो है मॉडरेट टेम्परेचर में कंसिडर किया जाता है। इतना क्लियर सबको? चलो, सबका इतना क्लियर? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका जो काम है ना, जो हम कल निकल लिए थे ना,
कि मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी मोनोएटॉमिक के लिए गामा वैल्यू इतना, वो वैल्यू इतना, ये सब हम डिराइव करेंगे कैसे हुआ। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये सिर्फ जेई एडवांस के या जेई मेंस के लिए नहीं है, या सिर्फ मतलब हाई लेवल के लिए नहीं है, ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। देखना इसके बाद चलो इंटरनल एनर्जी का थोड़ा सा हाई लेवल हम पढ़ेंगे इसके बाद। अब देखो फिर से एक बार डिस्कस करते हीट कैपेसिटी के बारे में, जो कल मैंने पढ़ाया था, तो उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, है ना, जल्दी जल्दी से। अब ऐसा है उसको फिर से समझेंगे, ऊपर रिवीजन हो जाएगा। मैं फिर से एक बार पढ़ा रहा हूँ हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है, मैं बोला था कि इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change the temperature, to change the temperature by 1 degree Celsius और 1 Kelvin, जो मैंने कल पढ़ाया था वही है डेफिनेशन। It is the heat energy required, it is the heat energy required to change the temperature by 1 degree Celsius। आप देखो ठीक से देखना, इसको समझो बात क्या है। एक सिस्टम है, मैंने इसमें क्यू हीट अप्लाई किया तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ बोलो, डेल्टा टी। तो मैंने क्या किया बोलो, क्यू हीट इज अप्लाइड, क्यू हीट इज अप्लाइड एंड टेम्परेचर चेंज टू चेंजेस इज डेल्टा टी, ऐसा कर दिया। क्यू हीट अप्लाई किया और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी। तो मैं वही लिख रहा हूँ, फॉर डेल्टा टी चेंज, फॉर delta T change, Q heat is required, Q heat is required, तो for 1 degree change कितना होगा, Q by delta T, Q by delta T heat is required, ठीक है। तो यही क्या है, इसको मैं यही क्या है बोलो, heat is required, यही क्या है heat capacity। अब मैं इसको S तक रिप्रेजेंट करूँगा, S तक। तो थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज कर करके थोड़ा देखो क्या हो रहा है ना। तो Q बाई डेल टी दैट इज इक्वल्स टू S, ये क्या है, हीट कैपेसिटी। क्लियर इतना। अब देखो जो हीट कैपेसिटी होता है इतना क्लियर, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक सिस्टम है उसमें मैंने क्या किया, Q हीट अप्लाई किया और टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी। तो फॉर डेल्टा टी चेंज Q हीट इज रिक्वायर्ड, तो फॉर 1 डिग्री चेंज कितना रिक्वायर्ड, Q बाई डेल्टा टी। इसको मैंने अभी एस देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हीट कैपेसिटी। क्लियर है इतना। आपको हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है, मैंने कल बोल दिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो इसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। तो हीट कैपेसिटी क्योंकि मैं इसको कल पढ़ाया था तो इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। सिर्फ डेरिवेशन कहाँ से आएगा दोबारा रिपीट करने के लिए, ओके। तो हीट कैपेसिटी अगेन दो टाइप का होता है, एक है बोलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा है बोलो मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कैसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर 1 ग्राम के लिए है ना, तो हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या, कल मैंने सब लिखा दिया। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम बाय हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ substance, heat required by 1 gram of substance for 1 degree Celsius temperature change, for 1 degree Celsius temperature change, heat required by 1 gram of substance for 1 degree Celsius temperature change, ठीक है। अब इसको मैं C देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ C इक्वल्स टू Q बाई M डेल्टा T। अगर 1 ग्राम का निकालना है तो टोटल मास से तो डिवाइड करना है कि m मास के लिए इतना चेंज, तो एक के लिए कितना
समझ रहे बात को, इसलिए एम डेल्टा टी कर दिया। अब इसको मैं सी देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर। चलो अब है मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें मोलर मैंने 1 मोल होगा, बस इतना ही चेंज है, 1 मोल। तो हीट रिक्वायर्ड बाय है ना 1 मोल, हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस for 1 degree Celsius temperature change, for 1 degree Celsius temperature change। क्लियर मेरी बात। अब 1 मोल करने के लिए टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं CM, इसको CM देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू Q बाई N डेल्टा T हो जाएगा। इस बार M नहीं होगा, है ना। सो कल मैंने जो पढ़ाया था वहाँ पे N कर लिया, तो N डेल्टा, इसीलिए मैंने इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो CM दैट इज इक्वल्स टू Q बाई N डेल्टा T, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू CM डेल्टा T, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू CM N डेल्टा T। कितना क्लियर सबको, कितना क्लियर, ठीक है। तो इसी को नोट करना है ना, ये मतलब उसके बाद देखो बोथ हीट कैपेसिटी, ये किस के ऊपर डिपेंड करता है ना, कैपेसिटी ये डिपेंड करता है मटेरियल डिपेंडेंट एंड प्रोसेस डिपेंडेंट, ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो, प्रोसेस डिपेंडेंट। सो बोथ हीट कैपेसिटी इज प्रोसेस डिपेंडेंट, प्रोसेस एज वेल एज मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो प्रोसेस डिपेंडेंट कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। अब हम देखेंगे कि गैस के लिए 2 टाइप का मोलर हीट कैपेसिटी होता है, जो हमने पढ़ लिया था, फिर से एक बार उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉर गैस के लिए है ना क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कल देख लिया था, है ना। तो इसको CV देके भी रिप्रेजेंट किया जाता है और CVM देके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको CP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और CPM से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना क्लियर सबको, ठीक है, ठीक है ना, ओके। चलो अब हम CVM के बारे में पहले पढ़ेंगे, है ना। सो फॉर गैस 2 टाइप का हीट कैपेसिटी होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं CVM के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। CVM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका डेफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे तो क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड, बोला हीट रिक्वायर्ड बाय 1, है ना, हीट रिक्वायर्ड by 1 mole of substance, by 1 mole of substance for 1 degree Celsius temperature, for 1 degree Celsius temperature change at constant volume, बस इतना ही, at constant volume। यहाँ तक डेफिनेशन पहले भी लिखा था, अभी से क्या लिखेंगे, at constant volume, बस इतना ही। अब सोचो मैंने एक सिस्टम ले लिया और ऊपर पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया बोलो, पिस्टन, जो कि यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, मैंने ये ऊपर भी नहीं जा सकता नीचे भी नहीं जा सकता, वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रखा 1 मोल गैस, क्या रखा बोलो, 1 मोल गैस, और मैंने यहाँ पे मैंने Q हीट सप्लाई किया और टेम्परेचर चेंज हुआ कितना, डेल्टा, कितना मोल, 1 मोल,
क्लियर। तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, समझ आ रहा है, क्यू भी, क्योंकि भी कांस्टेंट कर दिया ना, तो ये इसका क्या नाम है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया बोलो, कांस्टेंट कर दिया, क्लियर। अब सोचो वही बात है, फॉर डेल्टा टी चेंज, फॉर डेल्टा टी चेंज क्यू वी इज रिक्वायर्ड, क्यू वी इज रिक्वायर्ड। तो फॉर 1 डिग्री चेंज, 1 डिग्री चेंज कितना होगा, क्यू वी बाई डेल्टा टी इज रिक्वायर्ड, क्यू वी बाई डेल्टा टी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये क्या है, क्यू वी बाई डेल्टा टी, ये क्या है, सी बी एम, क्यू वी बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, सी बी एम। अच्छा अब सोचो, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने क्या देखा था कि डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ऐसा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या होगा, 0 होगा। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, तो डीवी अगर 0 है तो डब्ल्यू भी 0 होगा। तो डब्ल्यू अगर 0 है तो डेल ई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल। तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल ई। क्लियर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कल का इलाबोरेट थी है ना, थोड़ा एक्सपांस करके थोड़ा और अच्छे से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने रखा 1 मोल गैस। अब ऐसा है कि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मतलब वॉल्यूम फिक्स है ना, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, माने यहाँ पे लॉक लगा दिया मैंने, लॉक, पिस्टन ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते। तो क्यू एट कांस्टेंट भी अगर सप्लाई करेंगे तब डेल्टा टी चेंज होता है। क्यू एट कांस्टेंट भी क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही बात है, फॉर डेल्टा टी चेंज क्यू वी इज रिक्वायर्ड, तो फॉर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितना होगा, क्यू वी बाई डेल्टा टी। तो यही क्या है बोला, यही क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या पता चला, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो v कांस्टेंट तो dv 0, तो w इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल टू dv, dv अगर 0 होता है तो w 0 होगा, तो डेल q एट कांस्टेंट भी दैट इज इक्वल्स टू डेल u। क्लियर इतना, देखो सो अब देखो, सो CVM दैट इज इक्वल्स टू QV बाई डेल्टा टी था, राइट। तो Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू क्या निकल आया अभी, डेल यू, है ना। तो मैं फिर से इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, CVM दैट इज इक्वल्स टू क्या था, Q एट कांस्टेंट भी बाई डेल्टा टी, यही था। Q एट कांस्टेंट भी बने डेल यू बाई डेल्टा टी। इसको मैंने अगर डिफरेंशिएशन में लिखूँ तो डी यू बाई डी टी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट भी, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम में ही तो भरा है, तो डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ। तो सी वी एम दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट भी। क्लियर इतना। सो सी वी एम दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट। क्लियर इतना। चलो, फॉर n मोल गैस, फॉर n मोल गैस, ठीक है ना, क्या होगा, डेल यू बोलो, डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट भी दैट इज इक्वल्स टू n CBM। भाई 1 मोल का अगर ये हो रहा है तो n मोल का कितना होगा, n CBM। क्लियर। अब देखो, अब जो है
यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन। यू क्या है बोलो, स्टेट फंक्शन। ठीक से देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेल यू डेल टी एक कांस्टेंट बी दैट इक्वल्स टू एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब एक मोल के लिए नहीं है, एन मोल के लिए, इसलिए एक मोल के लिए अगर 1 इंटू CBM होता है तो एन मोल के लिए कितना होगा, एन CBM। क्लियर इतना। अब मैंने बोल दिया कि एज यू इज स्टेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, स्टेट फंक्शन, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेट मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, है ना। तो मैंने बोल दिया, मान लो अगर स्टेट फंक्शन है यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ टी भी, एफ ऑफ टी भी, कैपिटल टी भी। अच्छा, अब हमें पता है कि स्टेट क्या क्या होता है, पी भी और टी। तो अगर पी भी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन से अगर किसी दोनों को पता चला, माना टी और भी के बारे में पता चला, तो इक्वेशन यूज करके हम पी निकाल लेंगे, क्योंकि एन तो हमें बोल देगा, पता चल जाएगा कि कितना मोल का है। क्लियर इतना। चलो, तो इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। अब ऐसा है एक इक्वेशन, देखो हम कैसे लिख रहे हैं, डी यू दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा हम लिख सकते हैं कि डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट भी इनटू डी टी प्लस डेल यू डेल भी एट कांस्टेंट टी इनटू डी वी, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी स्टेट फंक्शन होगा, इसको हम कोई भी दो जैसे प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम, कोई भी दो का फंक्शन ले सकते हैं, फिर उसके बाद ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है।